नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं स्मार्ट खेती दिखाने के लिए आपको गांव में नहीं बल्कि शहर में लेकर आया हूं और शहर का नाम है नोएडा। अगर हम केसर की बात करें तो केसर में अगर 60 मीट्रिक टन की खपत भारत में है तो उसका 40 मीट्रिक टन अकेले ईरान से आता है, मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर 1 किलो शुद्ध केसर की बात आप करिए तो थोक में भी उसका रेट 2.25 लाख रुपया पर केजी के आसपास तक चला जाता है और उसी को रिटेल में आप बेचेंगे तो वो 3-3.5 लाख रुपए तक में भी चला जाता है। सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में अगर यानी 100 स्क्वायर फीट में अगर आप केसर उगाते हैं तो तब भी वो केसर आपका 3-3.5 लाख रुपए तक जा सकता है। 1.5 किलो तक केसर उसमें पैदा हो सकता है। एक गणित बीज का है कि अगर आपने 100 किलो बीज डाला है तो आप आधा किलो केसर उससे आप ले सकते हैं। आपने 200 किलो डाला है तो आप 1 किलो केसर ले सकते हैं और अगर आपने 300 किलो बीज आप लेकर आए हैं तो 1.5 किलो केसर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। ये फिगर बताने के बाद में मैं सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड और फिर आपका पूरा परिचय भी जानने की कोशिश। मैं ओरिजिनली हरियाणा हिसार का ही रहने वाला हूँ। मेरा पेरेंटल होम आज भी वहीं पर है। 35 साल का मेरा वर्क टेन्योर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही लार्ज स्केल की मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने जॉब किया है, जिसमें करीब 18 साल तो मेरे ऑटोमोटिव सेक्टर में रहे हैं। इसके बाद करीब 10 साल कलर पिक्चर ट्यूब प्लांट में रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, और आखिर में स्टील पावर एंड माइनिंग में एलन मित्तल के साथ रहा हूँ मैं। 10 गुणा 10 के कमरे से 1.5 किलो केसर निकल जाता है और 1.5 किलो केसर की कीमत आप कितनी मानते हैं? होलसेल में बड़े आराम से 2.5 लाख रुपया पर केजी मिल जाता है, और अगर रिटेल में बेचें तो रिटेल में 1-1 ग्राम और 2-2 ग्राम के पैक में भी ये बिकता है, और 10 ग्राम का पैक तो बहुत बड़ा पैक माना जाता है, और इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है, और इसको रेड गोल्ड भी बोलते हैं केसर को। रिटेल प्राइस में आप डेफिनेटली 3.5 लाख रुपया पर केजी से शुरू करके 5-5.5 लाख रुपया पर केजी आप अर्न कर सकते हो। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हम 3.5 भी ना जाएं, 2.5 भी ना जाएं, हम 3 लाख रुपया, मान लिया कुछ होलसेल में बिक गया, कुछ रिटेल में बिक गया, तो 3 लाख हम पकड़ कर चल सकते हैं। मतलब 1.5 केजी अगर केसर आपका 10 बाई 10 में से निकल गया तो इसका मतलब 4.5 लाख रुपए का केसर आपने जो है 10 बाई 10 से निकाल लिया। हाँ, निकाल सकते, पोटेंशियल है ये निकालने का, बिल्कुल। अगर साइज़ डबल कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो उस प्रोपोर्शनल में तो प्रोपोर्शन में डबल नहीं होती। मतलब जैसे 100 स्क्वायर फीट में मैंने 6 लाख के आसपास खर्च किया, 200 स्क्वायर फीट में 6 का 12 नहीं होगा, करीब 8-9 लाख में मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोड्यूस है वो डबल हो जाएगा, तो उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप इस बात को प्रेफर करते हैं कि वो 10 बाई 10 के बजाय 20 बाई 20 में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा? हाँ, ये बिल्कुल। अगर जो बिज़नेस फैमिलीज़ वो तो बड़े में ही जाती हैं, कई जैसे मेरे को अप्रोच भी करते हैं, हम 1000 में करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है। जो छोटे स्केल का 100 स्क्वायर फीट का है, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले साल में ये एक ब्रेक इवन देगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट दे देगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आएगा डेफिनेटली, लेकिन पहले साल हम इससे लाखों रिटर्न आ जाएंगे वो नहीं उम्मीद कर सकते, लेकिन बड़े साइज़ में डेफिनेटली कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो केसर का बिज़नेस है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म का ये मतलब है कि पहले साल हमें पेशेंस रखना होगा कि जितना पैसा लगाया वो हमारे पास वापस आ जाए, दैट इज़ गुड इनफ। और दूसरे साल से, क्योंकि कुछ सीड भी मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे को दूसरे साल उतने सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे क्योंकि हमारे अपने भी मल्टीप्लाई हो गए। तीसरे साल तो कई गुना बढ़ जाते हैं, तो हम सीड भी बहुत सरप्लस हो जाते हैं, जो हम बेच करके उसके भी इनकम जनरेट करते हैं। इस तरह से दूसरे साल ये अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, तीसरे साल से एकदम शूट अप करता है। बेसिकली तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रूम विद इन द रूम। तो एक आउटर रूम है जो कि ब्रिक वर्क का है, जो कि सिंपल ब्रिक वर्क का भी चलेगा। इसके अलावा आपका कोई गोडाउन खाली पड़ा है, कार गैरेज खाली पड़ी है, कोई शेड है पार्किंग का, उसी को भी हम हल्का सा डेवलप करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब कमरा कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। 2 बातें हैं जो समझ में आई हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक रूम
उस रूम के अंदर आपको इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, स्पेशली उसमें मोटी सी बात आप समझ के चलिए, उसमें और कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें पफ पैनल से उसको पूरा कवर करना होता है और साथ में उसमें एयर चिलर लगाना होता है। अगर 10 बाई 10 का रूम है तो 2 टन का एयर चिलर उसमें काफ़ी होगा, और अगर वही आप डबल कर देते हैं तो 3 टन का एयर चिलर भी उसमें काफ़ी होगा। एक ये बात है जिसे हम अंदर देखेंगे चल करके कि वो कैसे और कहाँ लगता है। और दूसरी बात है सीड। बीज जो है वो महत्वपूर्ण घटक है और सॉयल ये एक महत्वपूर्ण घटक है। इस सब को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि जब आपके सीड फूल दे रहे होते हैं उस समय यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह 1 ग्राम मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है और पूरी खेती इसमें हो जाती है। आइए सबसे पहले हम गैरा जी से कहेंगे कि वो अपनी जो खेती है उस खेती के दरवाजे खोलें और हमें अपनी केसर फार्मिंग को दिखाना और बताना शुरू करें हमारे दर्शकों। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में कश्मीर का जो केसर है उसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। ईरान में केसर होता है, बल्क में केसर होता है, लेकिन जो कश्मीर की वैरायटी है मोगरा, ये मोगरा जो है ये दुनिया के सिर चढ़कर बोलता है। अरब में इसकी बहुत डिमांड है, दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और कश्मीर ये इसकी पहचान है और हिंदुस्तान की पहचान है। हम यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर 100 किलो के आसपास इस रूम में, और यहाँ ग्रोइंग बैग में ये 8 महीने नहीं बल्कि ये तो 2 साल 3 साल ये ऐसे ही रहेगा। और ये एक तरह से मदर है, और मैं आपको इसमें से निकाल कर दिखा सकता हूँ। ये एक तरह की ये प्याज जैसी वैरायटी है, एक छोटी प्याज आप इसको देख रहे होंगे, और ये धीरे धीरे ऐसी डॉटर फीमेल सीड ये पैदा करेगी, और ये करीब 4 से लेकर और 10 तक भी इनकी संख्या हो सकती है। और ये अपने बच्चे देने के बाद में ये सीड अपने आप को ख़त्म कर लेगा। मतलब ये है कि केसर का एक बीज फूल देने के बाद में केवल वो एक बार वो जर्मिनेशन के कंडीशन में आता है, वो बच्चे देता है, सीड पैदा करता है, और उसके बाद वो अपनी उम्र को पूरा कर लेता है। तो इसका 4 महीने जो केसर देने का टाइम है वो निकल चुका है नवंबर में, और अब ये जो है बच्चे देने के प्रोसेस में आ गया है। ये बच्चे देगा, और बच्चे देने के इस क्रम में इसको 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। मिट्टी में ये जितने दिन तक पड़े रहेंगे उसके बच्चे रहेंगे, वो उतने ही ज़्यादा वजन गेन करते रहेंगे, और उनका वजन गेन करना ही उनकी क्वालिटी का भी एक उससे संबंध है। इन सब चीज़ों को, बीज का कितना महत्व है, इसको और समझने की कोशिश करेंगे हम गैरा साहब से। सेफ्रॉन अनियन भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये बल्ब है, तो ये कश्मीर में ही मिलता है, हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलता। तो कश्मीर में भी जो 2-3 विलेजेस हैं जहाँ पर ग्रो होता है, जैसे कि पामपोर है, किश्तवाड़ है, बडगाम है, जहाँ पर ही होता है। इसमें पामपोर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सीड वहीं से ही ख़रीदा जाता है। जैसे आपने पहले ही बताया कि जो कश्मीर का जो मोगरा ब्रांड है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, जो हेल्थ एडवांटेज हैं, जो मेडिसिनल एडवांटेज हैं, वो किसी भी और ब्रांड में वर्ल्ड वाइड नहीं है। और ये जो बल्ब हम जो पामपोर से या कश्मीर से ख़रीद कर यहाँ अगर हम ग्रो करेंगे तो वो वही क्वालिटी देगा, क्योंकि ओरिजिनली बल्ब हमने वहीं से लिया है। और ये जो बल्ब की अगर हम बात करें तो जब इसका एक साइज़ होता है, साइज़ हम डायामीटर में भी देख सकते हैं, लेकिन वेट के हिसाब से देखना ज़्यादा मीनिंगफुल है। और ये जो सीड का जो रेंज होता है ये 6 ग्राम से लेकर जो कश्मीर में होता है 20-22 ग्राम तक जाता है। तो 6 से 10 ग्राम हम एक रेंज कह सकते हैं, 10 से 15 दूसरा, 15 से 20 तीसरा, या उससे ऊपर भी। तो ये जो 6 ग्राम से छोटे भी होते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्लावर नहीं देते। 6 ग्राम के उससे लेकर के 20-22 ग्राम सभी फ्लावर देते हैं। एक बल्ब एक ही फ्लावर देता है, चाहे वो छोटे साइज़ का है या बड़े का या बहुत ज़्यादा बड़े का। और जो फ्लावर का साइज़ है वो भी बराबर ही होता है, और उसमें से जो केसर निकलता है वो भी क्वांटिटी करीब बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा साइज़ का बल्ब है तो वो ज़्यादा केसर देगा। फ्लावर एक ही देगा, फ्लावर का सभी का साइज़ एक ही होता है। ग्रोइंग प्रोसेस 4 महीने का है, जो कि
मिड अगस्त से शुरू होकर के नवंबर तक जाता है, मिड नवंबर, नवंबर एंड तक जाता है ये। तो उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको रीजनरेशन के लिए सॉइल में डालते हैं। एक बात है जिसको और साथ में इसमें जोड़ देने की जरूरत है। अगर आप बीज ऐसे लेकर आते हैं जिनका वजन 15 ग्राम से ऊपर है, तो वो अपना 4 महीने का साइकिल यानी फूल देने का साइकिल पूरा करने के बाद में जब उन्हें आप जर्मिनेशन प्रोसेस में डालेंगे, तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में वो कैपेसिटी होगी कि आप उन्हें पहले ही साल में अगर ट्रेज में रखते हैं तो वो 6 ग्राम से ऊपर ही होंगे, और इसलिए वो आपको उत्पादन दे सकेंगे। आप ठीक है, आपको केसर दे सकेंगे। अगर आप 15 ग्राम से छोटे बीज लेकर आते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उनका साइज थोड़ा कम आएगा, और इसलिए उन्हें मिट्टी में हो सकता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जो 15 से 20 ग्राम या इससे भी जो बड़े सीड हैं वो पहले साल ही रीजनरेट करते हैं, वो मतलब वो बेबी कॉम देते हैं वो, और वो बेबी कॉम यूजेबल होते हैं। लेकिन जो उससे छोटे साइज़ के हैं, तो जो मिडल रेंज है, हम बोलें कि 15 ये 10 से 15 ग्राम, ये पहले साल जो इनके कॉम जनरेट होंगे वो यूजेबल नहीं होते, क्योंकि उनका अपना वेट बहुत कम होता है, 6 ग्राम से नीचे होता है। तो उनको 1 साल और रखा जाता है। और जो उससे भी छोटे हैं, जैसे 6 से 10 ग्राम का जो रेंज है, ये तीसरे साल में जा कर के जो ये बेबी कॉम देते हैं वो यूजेबल होते हैं। जो छोटे साइज़ के जो बीज हैं, ये इनसे हम अच्छी यील्ड ले सकते हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के बीज में जितना हम केजी 100 केजी लें या 200 केजी, काउंट ऑफ सीड काफ़ी बढ़ जाता है। और क्योंकि हर एक सीड एक ही फ्लावर देता है और उसमें केसर उतना ही निकलता है, तो छोटे साइज़ के बीज उससे यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उनका रीजनरेशन बहुत ही लेट होता है। लेकिन जो बड़े साइज़ के बीज हैं उसमें यील्ड उतनी नहीं मिलती, क्योंकि पर उसमें काउंट काफ़ी घट जाता है, लेकिन रीजनरेशन वो जल्दी देते हैं। तो इसलिए समझदारी का जो डिसीजन है वो ये है कि मिक्स लेना चाहिए, जो कि 6 ग्राम से 20 ग्राम पूरा हमें रेंज रखना चाहिए। सावधानी सीड में क्या रखने की ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सीड एक बार जिसने बच्चे दे दिए हैं, कहीं आपको सीड देने वाला उनको भी उसी के साथ जोड़कर न दे दे, इसकी सावधानी कैसे रखें? हाँ, ऐसी संभावना है, बिल्कुल है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो बहुत इसका कोई फूल प्रूफ, मिस्टेक प्रूफ तरीका नहीं है, कि उसकी पहचान नहीं है। ये जो सीड है जो डाई कर जाता है तो अंदर थोड़ा सिकुड़ जाता है, लेकिन एक एक सीड को इतना लाखों की तादाद में सीड होते हैं, तो मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या इसका ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि वहाँ खेत पर जाकर के वहाँ पर ही खुदवाई, अपने आंखों के सामने खुदाई करवा कर और वहीं से सीड साथ के साथ लेना चाहिए? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि जो पहली बार जो इस काम को करने जा रहा है, तो बेटर है वो वहाँ चला जाए और जा कर के अपने सामने ही उनको निकलवाए। और क्योंकि अपने सामने निकलवाता है तो फार्मर थोड़े से तो केयरफुल होते हैं कि ऐसा कोई गलती नहीं पकड़ी जाए, और तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि फर्स्ट टाइम अपने सामने ही निकलवाओ। और उसमें जब आपके पास सीड आ जाएंगे तो हो सकता है पहले साल जो बड़े साइज़ के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दूसरे साल आपको उतना सीड नहीं खरीदना पड़ेगा। तीसरे साल के बाद तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके पास रीजनरेशन इतना क्वांटिटी का हो जाएगा। सीड के रेट को लेकर के हम बात करें, सीड पर एक उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उसका एक बेस रेट क्या है, और क्या सावधानी आप रख करके ठीक रेट में सीड ला सकते हैं? हाँ, क्या है कि जो कश्मीर में जो बल्ब खरीदे जाते हैं, एक तो कश्मीर में जो कश्मीरियों को ही अवेलेबल होते हैं कि एक फार्मर है वो ग्रो करता है और कुछ और नया है वो भी करना चाह रहा है, तो वहाँ वो ख़रीदता है। तो जो कश्मीर में कश्मीरियों को जो अवेलेबल रहते हैं वो काफ़ी कम रेट पर, करीब करीब 200 रुपया, उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर केजी का ये रेट है। लेकिन जब कोई कश्मीर से बाहर, जैसे हम नोएडा में हैं, तो हम फ़ोन अगर उधर करें कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं हमें ये केसर का बीज चाहिए, तो वो 200 रुपये का बीज एकदम सीधा वो 1000-1200 रुपये से शुरू करते हैं। तो फिर उनको ब्रेक करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपस में कुछ यूनियन भी है, तो वो मैसेज स्प्रेड हो जाता है कि दिल्ली से रमेश गेरा जी का फ़ोन आया था, हमने इतना रेट बोला है और तुम्हारे को भी आएगा। तो इसलिए किसी कश्मीरी किसान से दोस्ती करना भी जरूरी है। हाँ, वो लेकिन एक और अच्छा तरीका है कि आप अगर डायरेक्ट उनके सामने नहीं पढ़ो कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अगर आपका कश्मीर में ही कोई जानकार है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या किसी से कुछ रिलेशन निकाल लिए, तो लेट हिम बाई फॉर यू।
और वो आपको कश्मीरी रेट पर ही खरीद कर देगा। हो सकता है कुछ वो उसमें अपना कमीशन वगैरह रख सकता है, लेकिन आपका रेट 3 गुना 4 गुना नहीं होगा। हो सकता है 200 रुपये का जो रेट वहाँ ओरिजिनल है वो 300 में आपके घर आ जाए। ये बात यहाँ पर सीड की थी जिसके हर पहलू को हमने समझने की कोशिश की है। हमने आपको ये भी बताया कि केसर जो है केवल 4 महीने ही वो आपके उत्पादन देने की जो कंडीशन में रहेगा, सिर्फ 4 महीने उसके उस प्रोसेस में जाते हैं जिसमें वो इस कूलिंग चैम्बर में रहता है, और 8 महीने वो यहाँ ग्रोइंग चैम्बर में रहेगा। इसमें अगर 15 ग्राम से ऊपर के पहले से ऑलरेडी बल्ब हैं तो वो ऐसे बीज देंगे कि उनको आप अगले साल फिर से यूज कर सकते हैं, और अगर 15 ग्राम से नीचे के सीड हैं तो वो ऐसे बीज देंगे जो ग्रो होने में या उतना वेट गेन करने में वो 2 साल भी ले सकते हैं, 3 साल भी ले सकते हैं, कुछ 1 साल में भी हो सकते हैं। तो हम यहां पर आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, उस 10 बाई 10 के रूम को दिखाएंगे जिसमें इसे ग्रो किया जाता है, उसमें कौन से पर्टिकुलर महीने में उसे रखना चाहिए, कब वो हार्वेस्ट हो जाता है, और कैसे उसमें क्या मिट्टी की जरूरत होती है या नहीं होती है। इन सब बातों को देखेंगे एक फाइनल सेगमेंट में। आइए मेरे साथ। अभी तक हमने दिखाया कि जो केसर का बीज है वो बीज कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कितने वजन का लाना है, कितना लाना है और क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी हैं। और जब आप उसे इस जर्मिनेशन प्रोसेस में डाल देते हैं तो उसमें मिट्टी और सैंड दोनों को मिला करके और फिर हफ्ते हफ्ते भर में एक बार सिर्फ उसको पानी देना है। लेकिन जब उसे उत्पादन के लिए उसको लेते हैं, बाहर निकालते हैं और इन ट्रेज में रखते हैं, तो वो कौन सा महीना होता है, वो कौन सा वीक होता है जब उनको इन ट्रेज में रखना चाहिए। क्या यहाँ पर कुछ मिट्टी में रखा जाता है या ऐसे ही रखा जाता है, ये भी हम गैरा साहब से पूछें। मई जून या मिड जुलाई तक का जो समय है वो खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट समय होता है, क्योंकि ये सीड की अपनी एक स्लीपिंग स्टेज होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई नुकसान नहीं होता। बीज सोए रहते हैं। हाँ, स्लीपिंग स्टेज उसको बोलते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में इनको कोई डैमेज नहीं होता। उस मिड जुलाई के बाद इसकी सेमी अवेकनिंग स्टेज आ जाती है, मतलब अब वो कुछ कुछ जाग चुके हैं। अब यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो रिस्क है कि वो डैमेज हो सकते हैं, डाई भी कर सकते हैं। ये रिस्क आपको भी हुआ? हाँ, मैं लेट हो गया था क्योंकि इस साल बरसात बहुत हुई तो सीड अवेलेबिलिटी बहुत लेट हो गई, तो मैं मिड अगस्त फर्स्ट वीक में इसको ख़रीद पाया था, और वो सेमी अवेकनिंग टाइम था, और मेरा करीब करीब 1/3 सीड यहाँ आने तक ख़राब हो चुका था। यहाँ ट्रेज में कौन से महीने में उसको रखना चाहिए? जुलाई एंड में बेस्ट टाइम है, रख दें। किसी भी कीमत पे मिड अगस्त से लेट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कारण बन जाए कि हम तब लेट हो गए मान लो, तो रिस्क हमारा बढ़ता चला जाएगा कि वो शायद ग्रोथ नहीं आए, वो सभी जर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो रिस्क में हम एंटर करते हैं। इसमें किसी तरह की मिट्टी, पॉलीथीन ये सब रखना पड़ता है? ट्रे में ये वुडन ट्रेज हैं जो दिखाई दे रही हैं, इन वुडन ट्रेज में सिर्फ बल्ब को वर्टिकली अप रखा जाता है। इसके अलावा किसी तरह का कोई ग्रो मीडिया या सॉयल या कोकोपीट किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बल्ब को वर्टिकली अप रखते हैं, जो कि मिड अगस्त तक जरूर रख देना चाहिए। उसके बाद हमें ये जो कमरा इसमें मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक तरह से सीड बॉल है, इसको आपको बस ऐसे ही इसको रखना है और रखते चले जाना है, सारी ट्रेज में भर जाएगा। और ये आपको 15 अगस्त से पहले रख देना है। 15 अगस्त समझो कि लास्ट है, उसके बाद मजबूरी हो जाए तो, लेकिन हमारा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। लेकिन किसी भी कीमत में सितंबर आने के बाद हमारी ट्रेन छूट चुकी है, अब अगले साल ही करेंगे तो बेटर। इसमें फूल कौन से महीने में आएगा, फ्लावर? हाँ, जैसे हम मिड अगस्त में इसको रखते हैं तो इसका टोटल 4 महीने का ग्रोइंग पीरियड होता है। चौथा महीना मतलब कि नवंबर के शुरुआत में ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, और नवंबर का पूरा महीना, थोड़ा बहुत हो सकता है दिसंबर भी निकल जाए शुरू में, तो ये नवंबर का जो समय है वो बेस्ट है, जिसमें फ्लावर आते हैं और हम उन फ्लावर को हार्वेस्ट करते हैं और उसमें से केसर निकालते हैं। जब हम यहाँ इसे 15 अगस्त से पहले रखते हैं और नवंबर के मिड तक, जब तक उसमें फ्लावर आते हैं, उस समय जो सावधानियां रखनी होती हैं वो क्या क्या?
उस समय मैनुअल काम कुछ भी नहीं होता, लेबर की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छा है वो कि हम अंदर भी एंटर ना करें क्योंकि कोई फंगस वगैरह पकड़ सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट का कंट्रोल जरूर करना होता है। क्लाइमेट को थोड़ा समझाइए और बताइए कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन आपने कैसे तैयार करते हैं, आप इस कमरे को कश्मीर के क्लाइमेट के साथ कैसे मैच करते हाँ, तो जैसे कि कश्मीर के क्लाइमेट की अगर बात करें तो वो ठंडा है। कितना ठंडा है वही हमें रेप्लिकेट यहाँ भी करना होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है क्योंकि क्लाउडी रहता है, स्नोफॉल होता है। ह्यूमिडिटी 80 to 90% या इससे ऊपर रहती है। तो वही ठंडक भी यहाँ क्रिएट करनी होती है जो कश्मीर की है, बिल्कुल रेप्लिका, और ह्यूमिडिटी बहुत हाई रखनी होती है। इसके लिए आपने इस कमरे में क्या क्या सावधानियां बरती हैं? हाँ, तो टेम्परेचर को उस लेवल का जो बहुत ही लो डिग्री का टेम्परेचर है, जो कि मिनिमम 10 डिग्री डे में और 5 डिग्री रात में करना होता है जब फ्लावर आते हैं। तो उसके लिए एयर कंडीशनर काम नहीं करता क्योंकि एयर कंडीशनर 20 डिग्री से नीचे सेटिंग नहीं होती। तो हमने एक एयर चिलिंग डिवाइस लगाई हुई है, और वो एयर चिलिंग डिवाइस में बहुत स्पेशल टाइप की गैस यूज़ होती है। ये कितने टन का एयर चिलर है? ये 2 टन का एयर चिलर है जो कि 0 डिग्री या माइनस में भी टेम्परेचर दे सकता है। ये 10 बाई 10 का रूम है, अगर ये इससे डबल रूम हो, 200 स्क्वायर फीट हो, तब कितने टन का काम? अगर कमरा डबल हो जाए तो टनेज 2 की 4 नहीं होगी, करीब 3 टन में हो जाएगा। तो 3 टन का एक लगाएं, या बेटर है कि 1.5 टन के 2 लगाएं, क्योंकि अगर एक में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ मेंटेनेंस में जाता है तो दूसरा अवेलेबल है। तो 3 टन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और 1.5 टन के 2 लगाना ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली आपने दीवारों को जो है और ऊपर भी हम देख रहे हैं सब पफ पैनल में आपने इसे बनाया है, क्यों? तो एक्चुअली पफ का जो फुल फॉर्म है पॉलीयूरिथीन फोम। जो अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हमें बहुत ही लो डिग्री का रखना है, जो कि 10 डिग्री दिन में, रात में 5 डिग्री होगा, तो लेकिन बाहर का टेम्परेचर उसी समय में 30-35 डिग्री 40 डिग्री भी हो सकता है। तो अंदर बाहर का हीट लॉस अंदर नहीं आए, अंदर का कोल्ड वो बाहर नहीं हो, इसको हीट लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत ही हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का इंसुलेशन दीवारों पर, छत पर, फ्लोर पर, हर जगह लगाना बहुत ज़रूरी होता। तो ये पफ पैनल जो है अपने आप में द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्वालिटी का एक इंसुलेशन मटेरियल है, ताकि हीट लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी का इंसुलेशन लगाते हैं, जैसे कई लोग थर्मोकोल भी लगाते हैं, तो उसमें वो उतना हीट लॉस, थर्मल एफिशिएंसी लॉस होता है। आपका बिजली का खर्चा कितना? ये जो मेरा 4 महीने मैंने इसको स्विच ऑन रखा, समझो कि मिड अगस्त से लेकर के नवंबर मिड तक मैंने इसको चालू रखा था। जो मेरा मैक्सिमम बिजली का बिल आया वो 4200 आया था, और मिनिमम 2500 से शुरू हुआ था, 2500। अगर हम 12 महीने पर शिफ्ट कर दें तो हाँ, तो एज एन एवरेज आप 3,000 पर मंथ ले सकते हो, तो 36,000, 36,000 का टोटल बिजली का बिल इसमें आता है पूरे साल में? पूरे साल, अगर साल में अगर इसको काउंट करें तो। यस, बिल्कुल। एक बात ये भी है कि ये जो इसकी मार्केट है उसको उसको कोई दिक्कत, किसी तरह की बेचने में कोई दिक्कत आती है? क्या है कि अगर हम केसर की बात करें तो ये बायर मार्केट नहीं है, सेलर मार्केट है। सेलर मार्केट क्यों? लोग यहाँ खरीदने के लिए आ जाते हैं? हाँ, यहीं खरीदने के लिए आते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने ग्रो किया, तो और मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया में डाला और वीडियो वगैरह डाले मैंने, तो लोगों ने देख करके मेरे को कॉल किया, ट्रेडर्स ने भी मेरे को लोग खेत से केसर ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं वो तो। कई तो चाहते हैं कि ये जैसे भी उतरे, मेरे को तो जो इस बिल्डिंग के मालिक है पहले उन्होंने बुक कर लिया था कि ये सारा केसर मैं लेकर जाऊंगा। क्या भारत में इस तरह के कश्मीरी एनवायरनमेंट कोई भी शहर के अंदर जिसके पास 2-4-6 लाख रुपए का इंतजाम है, वो अपने घर के एक रूम को कश्मीरी क्लाइमेट में कन्वर्ट करके केसर की खेती कर सकता है? पूरे कंट्री में किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में कर सकते हैं, सिर्फ हमें एक कमरा स्पेयर करना है, उसमें हमें कश्मीर का क्लाइमेट क्रिएट करना है। तो वो आर्टिफिशियली इक्विपमेंट से बिल्कुल हो सकता है, और ये हम कर भी रहे हैं और करके दिखाया भी है। हमने ग्रो भी किया है और सेल भी किया है, और क्वालिटी में भी। कुछ लोग देश के या विदेश के
आपको अप्रोच कर रहे हैं आपसे सीखने समझने के लिए? हाँ, मैं एक्चुअली ऑनलाइन प्रोग्राम एक ट्रेनिंग का किया था पिछले महीने। तो एक यूएसए से भी एक इंडियन ने मेरे को ये इसी प्रोग्राम को अटेंड किया था, और वो यहाँ दिन था वहाँ रात थी, तो पूरी रात जो जागता रहा था, तो उसने मेरे को बताया भी था ये कि मैं सारी रात आपका ये सेशन अटेंड किया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से 2 इंडियन पहले ही मेरे को बुक कर चुके हैं कि हम आ रहे हैं आपसे सीखने। बिल्कुल इसी तरह 2 बांग्लादेश से भी मेरे को अप्रोच कर चुके हैं, करके सब डिस्कस कर चुके हैं, और किसी सूटेबल टाइम पर यहाँ आने वाले हैं मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए। और इसके अलावा दुबई से भी, वो तो मेरे अपने ही फ्रेंड हैं जो ग्रुप में भी हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, तो वो भी पूरी तरह से तैयार हैं कि मैं आ रहा हूँ सीखने के लिए। मैं इसको यूएई में इसको मैं स्प्रेड भी करूंगा और खुद भी ग्रो करूंगा। तो आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब जुलाई से लेकर नवंबर तक यहाँ पर आप केसर का उत्पादन लेते हैं और उसके बाद इस रूम का कोई यूज नहीं रहता है, तो क्या 8 महीने इस रूम का और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप मशरूम फार्मिंग जैसी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मशरूम ग्रो करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो और जो केसर के लिए चाहिए वो बिल्कुल सेम है। जो केसर के लिए हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, यही इंफ्रास्ट्रक्चर मशरूम ग्रो करने में भी काम आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो केसर ग्रो करने के लिए हमें टेम्परेचर काफ़ी नीचे तक भी जाना होता है, 10 डिग्री 5 डिग्री, जबकि मशरूम 18-20 डिग्री या इससे ऊपर में होते हैं। जिन लोगों ने कोल्ड स्टोर लगाए हैं वे कोल्ड स्टोरेज, मान लिया यहाँ आलू की खेती होती है और वहां पर 4 महीने खाली है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या वहां भी सेक्शन में वहां भी ये फार्मिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो भी काफ़ी लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी होती है, और अगर ह्यूमिडिटी लो है तो एक ह्यूमिडिफायर लगाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो बिखरा पड़ा है। वो केसर जिसको 70% 60% आप बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, भारत में भी अगर घर के अंदर एक रूम आप निकाल लेते हैं 10 बाई 10 का, 12 बाई 12 का, या फिर 15 बाई 15 का भी निकाल लेते हैं, तो आपका वो रूम आपको 8 से 10 लाख रुपया हर साल का भी देता रहेगा। सिर्फ 4 महीने के अंदर की ये खेती है, और बाद में जो इसके बल्ब हैं उन बल्ब को, उन सीड्स को आप मिट्टी में दबा देते हैं सिर्फ, और इनको 7 दिन में एक बार पानी देने के अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो सीड है, ये सीड ही अपने अंदर इतना पोषण लेकर के पैदा होता है कि अपने उसी अंदर की जो उसकी शक्ति है, उसी से वो फ्लावर आता है, उसी से केसर आता है, उसी से उसके बाकी बाय प्रोडक्ट उस पर आते हैं। तो ये जो एक स्मार्ट खेती शहर के अंदर भी रमेश गैरा जी ने यहाँ पर करके दिखाई है। अपना इन्होंने एक इनोवेटिव जो इनका आइडिया था उसको सक्सेस किया। इन्होंने दक्षिण कोरिया में देखा, सीखा और यहाँ पर इन्होंने किया, और अब जो है यहाँ से देश विदेश के लोग, देश के लोग यहाँ सीख रहे हैं, आ रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, करके दिखा रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।